हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 18th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। 2.23 तक हम कर चुके हैं, तो 2.24 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ 2 farad पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है, तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया निकालना है हमको। और दिया क्या हुआ है हमको, कैपेसिटेंस दे रखी है 2 farad, ठीक है। तो 2 farad तो कैपेसिटेंस हो गई, और इनके बीच में डिस्टेंस भी दे रखा है, प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इक्वल टू, और हमें पता है कि 2 farad तो 2 कैपेसिटेंस है, और सी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यहाँ से हमको एरिया निकालना है। एरिया आ जाएगा ए इक्वल टू 2 इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमें ये d पता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको रख देते हैं 2 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -2। ये मीटर में कर लेंगे हम, सेंटीमीटर में तो मीटर में कर लिया। और एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एरिया 1130 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया 1130 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप ये रियलाइज़ कर सकते हो कि ये एरिया कितना ज़्यादा है, ये किलोमीटर स्क्वायर में आ रहा है, और वो भी 1100 किलोमीटर्स के अराउंड। तो ये एरिया इतना ज़्यादा है कि तब डेली लाइफ में इतनी कैपेसिटेंस हम देखने को मिलती नहीं है, इतने हाई कैपेसिटर होते ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसमें देखो लिखा हुआ है, यू विल रियलाइज फ्रॉम योर आंसर वाई ऑर्डिनरी कैपेसिटर्स आर इन द रेंज ऑफ माइक्रोफेरेड। अब ये अगर माइक्रोफेरेड में होता तो हमारा एरिया थोड़ा ठीक ठाक आता, ठीक है, क्योंकि अगर सी की वैल्यू कम होगी, माइक्रोफेरेड मतलब 10 की पावर -6 के इसके साथ लगा होता, तो एरिया भी 10 की पावर -6 टाइम कम हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से ये बोलना चाहता है, ये वही बोल रहा है कि आमतौर पे जो कैपेसिटर्स होते हैं वो माइक्रोफेरेड में होते हैं, क्योंकि उनका एरिया काफ़ी कम होता है। अब आप फेरेड में लोगे, अगर फेरेड में लोगे कैपेसिटेंस को, तो एरिया भी आपका किलोमीटर में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा एरिया तो आप कब कुछ बना ही नहीं सकते ना, इतना बड़े तो क्या होते हैं, इतनी बड़ी तो सिटी होती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, और बोल रहा है और लेस, ठीक है। आगे बोलता है कि हाउ एवर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स डू हैव अ much larger capacitance 0.1 farad because of very minute separation between the conductors। तो अब ये बोलना चाह रहा है कि कुछ कैपेसिटर्स ऐसे होते हैं जिनका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, लेकिन उनका जो D होता है वो काफ़ी कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होगा। यहाँ पे जैसे 0.5 सेंटीमीटर है, तो ये 0.5 माइक्रोमीटर ऐसे कुछ में होगा, ठीक है। तो अगर D कम हो जाएगा तब भी एरिया कम हो जाएगा, तो वो कैपेसिटर्स बनाना थोड़ा पॉसिबल है। तो यही सब बताना चाह रहा है वो कि आमतौर पे जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो माइक्रोफेरेड में होती है, ठीक है। और अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो आप D को कम करते जाओ, ठीक है, कम कर दोगे तो इसीलिए एरिया की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो फिर आपको बड़े बड़े कैपेसिटर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटे कैपेसिटर्स में काम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा ना। तो एरिया कम हो जाएगा तो कैपेसिटर अपने आप ही छोटा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं 2.25। इसमें बोल रहा है कि ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन फिगर 2.35 फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो पहले तो हमको निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल। इक्विवेलेंट के लिए हमको देखना है सीरीज़ में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है, और उसके बाद हमको फॉर्मूले लगाने हैं सीरीज़ पैरेलल वाले। तो देखो इसमें सबसे पहले तो ये दोनों सीरीज़ में है,
ठीक है, तो इसका यहां पे बना लेते हैं। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। एक ये कैपेसिटर है 100 पिको फेरेड है। ये पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, ठीक है, पिको फेरेड। और इसके साथ ये C1 है, ठीक है। और उसके बाद ये लगा हुआ है एक C2 और C3। तो C2 और C3 में हम क्या लगा सकते हैं, सीरीज का फॉर्मूला। तो हम बोल सकते हैं 1/C, क्या बोले उसको, C5 ले लो। 1/C5 इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। तो हमें अब इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो C5 आ जाएगा हमारा। C5 इक्वल टू C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। अब C2 कितना है, 200, दोनों बराबर ही हैं। तो 200 यहां लिख लेते हैं इसको, C5 इक्वल टू 200 इंटू 200, ठीक है, इंटू ये पिको है तो 10⁻⁻12 और फिर 2 बार पिको आ रहा है तो 200 पिको, 200 पिको फेरेड। पिको का मतलब होता है जैसे माइक्रो होता है ना 10⁻⁻6, वैसे यहाँ पे पिको, पी लिखा हुआ है, पी का मतलब पिको फेरेड। तो पिको मतलब 10⁻⁻12, तो यहाँ पे 10⁻⁻12 2 बार आएगा तो 10⁻⁻24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पिको 2 बार आ रहा है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे आ गया और डिवाइडेड में ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा, 400 पिको फेरेड हो जाएगा। 400 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो इसको हम ये इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 से ये कट के 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये 12, -12 कट के यहाँ पे बचा -12। तो अब C5 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 इंटू 10⁻⁻12, तो उसको पिको ही लिख देते हैं, चलो, पिको फेरेड, ठीक है। तो C5 हमारा आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि C2 और C3 का कॉम्बिनेशन क्या बना, C5। तो C5 हो गया यहाँ पे और ये दोनों पैरेलल में हो गए। और उसके बाद ये नीचे वाला C4 है, इसको बना लेते हैं, ये C4। और C5 की वैल्यू कितनी आई, 100 पिको फेरेड, ठीक है। और ये कितना है C4, ये भी 100 पिको फेरेड है। अब उसके बाद ये यहाँ पे बैटरी लगा रखी है इसने, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसने, ये कहने का मतलब है कि इसने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में इसने दे दिया, मतलब कि इसने बैटरी लगा दी होगी जो कि ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव है, ठीक है। तो ये 300 वोल्ट की बैटरी इसने लगा दी। बैटरी उसने दिखाई नहीं है लेकिन उसने पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट कर दिया, ठीक है। ऐसे इसने, इसका मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ तो लगाया होगा, बैटरी लगाई होगी, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और 300 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इन दोनों पॉइंट के बीच में, मतलब बैटरी हमने लगा दी, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि एक बैटरी लगा रखी है। तो 300 वोल्ट की बैटरी है। और ये अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो उसमें पैरेलल का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट बना लेते हैं कि सबसे ऊपर ये बन जाएगा, इसको ले लिखते हैं C6, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे जो C4 है वो तो उतना ही है, C4, और बीच में ये बैटरी। इन दोनों का C1 और C5 का इक्विवेलेंट हमने C6 ले लिया, ठीक है। तो अब ये 300 वोल्ट है और C6 कितना होगा, C6 होगा ना, निकाल लेते हैं यहाँ से। C6 इक्वल टू, पैरेलल में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं ना सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C5 हो जाएगा। तो C1 कितना है, 100, C5 भी 100 है, तो ऐड होके हो जाएगा ये 200 पिको फेरेड, ठीक है। तो C6 की वैल्यू आ गई 200 पिको फेरेड। अब C6 और C4 दोनों किस में हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। ये सिंपल सर्किट है, एक बैटरी है और 2 कैपेसिटर हैं, ये दोनों सीरीज में। तो C6 और C4 सीरीज में, तो इन पे भी फॉर्मूला लग जाएगा और फिर इनका C इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये ऐसे बना लेते हैं, एक C7 ले लेते हैं, C7, और जिसके साथ एक बैटरी लगी हुई है, बस और कुछ नहीं है। ये पॉजिटिव नेगेटिव 300 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब सीरीज में कैसे होता फॉर्मूला, 1/C7 इक्वल टू 1/C6 प्लस 1/C4, ठीक है।
अब हमें पता है कि ये C6 हमने निकाल चुके हैं 200 पिकोफेरेड और C4 कितना है 100 पिकोफेरेड। तो ये 1/200 पिको प्लस 1/100 पिको। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं और C7 आ जाएगा हमारा। C7 इक्वल टू 200 पिको इंटू 100 पिको अपॉन 300 पिको। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया और रेसिप्रोकल कर दिया तो C7 आ जाएगा। एक पिको तो इससे कट गया और ये 2 0 तो कट गए यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ गया 200 पिको अपॉन 3 ये फेरेड, 200/3 पिको फेरेड आ गया C7। तो यही हमारा C इक्विवेलेंट है, क्योंकि आखिरी में जो कैपेसिटेंस बचा, आखिरी में जो कैपेसिटर बचा वही हमारा C इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम देखो ये C इक्विवेलेंट निकालने के स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मतलब हमने सर्किट को छोटा किया, तो छोटा करके सबसे पहले हम देखा ये सीरीज में है तो ये सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया। तो इन दोनों को हम हटा के एक कैपेसिटर रख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमने C5 रख दिया। तो अब ये सर्किट थोड़ा छोटा हो गया। अब उसके बाद ये देखा कि दोनों पैरेलल हैं, तो इन पे फॉर्मूला लगाया और उसके बाद सर्किट को थोड़ा और छोटा कर दिया। इन दोनों C1 और C5 का जो इक्विवेलेंट आया वो C6 ले लिया और फिर हमने सर्किट को थोड़ा छोटा कर दिया। अब C6 और C4 सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा के इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर C7 लगा दिया, तो वही हमारा C इक्विवेलेंट हो गया। तो हमारा ये C इक्विवेलेंट 200/3 पिको फेरेड होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब उसने देखो क्या बोला है, और उसने बोला है कि इसमें डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मतलब सब पे चार्ज निकालना है और सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इस सर्किट को थोड़ा सा ना सिंपल तरीके से बना लेते हैं। ये थोड़ा सा इधर है, बैटरी को नीचे यहाँ ऐसे कर लेते हैं, नीचे यहाँ पे बना लेते हैं और इसको थोड़ा सिंपल तरीके से देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो देखो, अगर हम इसको बनाएं कि यहाँ पे ये दोनों सीरीज है और उसके बाद ये इसके साथ पैरेलल लगा हुआ है, तो C1 और C2 C3 ऐसे लिख लेते हैं। देखो, ये हो गया C1, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे C2 और उसके बाद C3, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे C4। तो C1 C2 C3 C4, हमने एक बैटरी लगानी है नीचे 300 वोल्ट की। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सर्किट को सिंपल अगर हम बना लें तो उसको समझने में थोड़ी आसानी होती है, इसीलिए हमने बैटरी नीचे बना दी 300 वोल्ट की और कैपेसिटर ऐसे लिख दिए। तो इसमें भी वही है, देखो C2 C3 सीरीज में है और उसके बाद C1 के साथ पैरेलल लगे हुए हैं, जैसे ही पहले लगा हुआ है C2 C3 सीरीज, उसके बाद ये दोनों पैरेलल में इसके साथ, और उसके बाद जो भी इनका कॉम्बिनेशन आएगा वो C4 के साथ सीरीज में है। तो हमने इसको थोड़ा सिंपल बना लिया और सबकी वैल्यू हमको पता ही है। अब हम क्या करेंगे कि हमको निकालना है सबसे पहले चार्ज। तो अब देखो कि यहाँ पे इसका एक ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे C1 C2 C3 इनका कॉम्बिनेशन क्या आया था हमारा, ये आया था ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी तो बना सकते हैं। इस सर्किट को बना लेते हैं, कुछ चीज़ हमें समझ में आएगी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि C4 अपनी जगह पे है और C1 C2 C3 का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना था, वो C6 था। ठीक है, देखो निकाल चुके हैं ना हम। ये C1 C2 C3 इनका कॉम्बिनेशन हटा के हमने C6 पे पहुंच गए थे सीधा, क्योंकि पहले हमने इसको सीरीज में लगाया तो C5 आ गया। C5 किसका इक्विवेलेंट था, C2 और C3 का। फिर जो C5 है वो C1 के साथ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाएगा तो C6 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि C1 C2 C3 इन तीनों को हटा के हम C6 लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस सर्किट को इन तीनों को हटा के यहाँ पे C6 लगा देंगे। ये हो गया C4 और ये C6, और उसके बाद बैटरी से लगे हुए हैं ये, ठीक, 300 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको यहाँ पे एक और बना लेते हैं सिंपल सर्किट। इसका इक्विवेलेंट क्या है, ये हो जाएगा C7, है ना, उसको भी बना लेते हैं। देखो हम ये जो हमें चार्ज निकालना है और पोटेंशियल निकालना है,
हर कैपेसिटर के अक्रॉस, तो उसके लिए हमें सर्किट चूज करने पड़ेंगे किस सर्किट से आसानी से निकाला जा सकता है। तो उसी से हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि जितना सिंपल सर्किट होगा उतना ज़्यादा आसान होगा निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करेंगे इस वाले सर्किट से जिसमें कि सिर्फ C7 है, ठीक है। तो अगर C7 है तो फिर चार्ज कितना होगा, इसके ऊपर हम चार्ज निकाल सकते हैं। इसका C7 की वैल्यू पता ही है, तो चार्ज जो भी फ्लो करेगा वो निकाल लेते हैं। तो इस C7 के ऊपर इक्वेशन लगा लेते हैं। तो ऐसे लिख लेंगे C7 इक्वल टू Q7 बाई V, मतलब वही इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं कि C इक्वल टू Q बाई V। तो C हमें पता है कि हम निकाल चुके हैं 200/3 पिको फेरेड, मतलब 10 की पावर -12 इक्वल टू Q7 जो उसके ऊपर चार्ज आएगा, Q7 ले लेते हैं उसको, और V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C7। तो C7 अकेला कैपेसिटर है जो बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो ये C7 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ये बैटरी डेवलप करेगी 300 वोल्ट ही, तो 300 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिंगल कैपेसिटर है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो जितना बैटरी पोटेंशियल, जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतना ही वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो Q7 यहाँ से आ जाएगा, ये इसको काट देते हैं यहाँ से, 300 से ये 3 से कट जाएगा और ऊपर उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, Q7 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 की पावर -8 कूलम। तो ये तो चार्ज आ गया जो कि C7 के ऊपर होगा, लेकिन हमको तो निकालना है चार्जेस। C7 तो ऐसा सर्किट में तो नहीं दे रखा ना, सर्किट में क्या दे रखा है, C1 C2 C3 C4, इनके ऊपर निकालना है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वोल्टेज। तो हमें उन्हीं के ऊपर निकालना पड़ेगा, C1 C2 C3 C4। अब देखो जो C1 है वो किसका कॉम्बिनेशन है, किसका इक्विवेलेंट है, C4 और C6 का। तो ये C4 और C6 किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो जो उनके ऊपर चार्ज आता है वो सेम आता है, और उतना ही आता है जितना उनके इक्विवेलेंट पे आता है। तो अगर इसके ऊपर आया है Q7, C7 के ऊपर Q7 हमने मान लिया था चार्ज आया है Q7, तो C4 के ऊपर भी Q7 आएगा और C6 के ऊपर भी Q7 आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि Q4 चार्ज ऑन 4, ठीक है, इक्वल टू Q7, और चार्ज ऑन 6 वो भी Q7, दोनों तीनों बराबर हो जाएंगे। चार्ज ऑन 4th कैपेसिटर, चार्ज ऑन 7th कैपेसिटर, चार्ज ऑन 6th कैपेसिटर, सब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इस 4 और 6 सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में चार्ज सेम होता है, ठीक है। 2 × 10 की पावर -8 कूलम, ठीक। तो हमारा चार्ज आ गया 4th कैपेसिटर पे, तो हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं अक्रॉस 4th कैपेसिटर। तो उसको लिख लेते हैं V4। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा फॉर्मूला लगा लेते हैं कैपेसिटेंस वाला, C4 इक्वल टू Q4/V4, ठीक है। तो V4 निकल जाएगा इक्वल टू Q4 कितना है, हम निकाल चुके हैं 2 × 10 की पावर -8 अपॉन ये C4 कितना है, C4 ये हमें दे रखा है, देख लेते हैं एक बार। C4 की वैल्यू 100 पिको फेरेड है, तो उसको डाल देते हैं यहाँ पे 100 × 10 की पावर -12, तो ये आ जाएगा हमारा ये 200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके 200 वोल्ट आ गया, मतलब 200 वोल्ट जो पोटेंशियल वोल्टेज होगा वो होगा अक्रॉस 4th कैपेसिटर, ठीक है। अब देखते हैं, और तो 200 वोल्ट तो हो गया C4 के अक्रॉस, ठीक है। इसके अक्रॉस हो गया V4, हम निकाल चुके हैं 200 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना होगा, अगर इसके अक्रॉस आया हमारा 200 वोल्ट, तो C6 के अक्रॉस कितना आएगा, V6 अगर लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, एक मिनट, ये आ जाएगा 100 वोल्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो 300 वोल्ट है वो डिवाइड होगा थोड़ा सा C4 में और थोड़ा सा C6 में, सीरीज में जो है, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर 200 हमारा आ रहा है C4 के अक्रॉस, तो 100 लगेगा C6 के अक्रॉस, और C6 क्या है, C6 है इनका कॉम्बिनेशन, किसका, ये देख लेते हैं, C6 है C1 और C5 का कॉम्बिनेशन। तो जो वोल्टेज, क्योंकि C1 और C5 पैरेलल में है, इसीलिए C1 और C5 के कॉम्बिनेशन के जो इसका C1 और C5 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा
उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल C1 और C5 के अक्रॉस भी लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज में चार्ज सेम होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, C1 और C5 पैरेलल में है तो फिर इसीलिए इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा और उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इन दोनों के C1 और C5 के इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इनके C1 और C5 के इक्विवेलेंट कैपेसिटर C6 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट आया है, तो 100 वोल्ट ही होगा किसके अक्रॉस, C1 और C5 के अक्रॉस। तो ऐसे लिखते हैं C1 कितना हो गया, ये V6 हम निकाल चुके हैं ना, V6 कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, तो ये किसके बराबर होगा V1 और V5 के अक्रॉस। ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस और फिफ्थ कैपेसिटर के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो V1 आ गया हमारा, तो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस तो आ गया, तो हम चार्ज निकाल लेंगे उसके फर्स्ट कैपेसिटर पे, तो ये आ जाएगा C1 इक्वल टू, वही इक्वेशन लगानी है, C इक्वल टू Q बाई V, तो C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V1। ठीक है, तो यहाँ से Q1 आ जाएगा हमारा C1 इंटू V1। C1 कितना है, C1 देख लेते हैं, C1 की वैल्यू दे रखी है 100 पिको फैरेड, और हाँ तो ठीक है 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12 100 पिको फैरेड इंटू V1 की वैल्यू है हमारी 100 वोल्ट, तो यहाँ पे 100 वोल्ट लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कैपेसिटर और फोर्थ कैपेसिटर पे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, बचा है सेकंड और थर्ड कैपेसिटर, तो अब देख लेते हैं उसमें भी। यहाँ पे क्या है, ये C6 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ C1 और C5 तो देख लिया था हमने। C5 देखते हैं, जो C5 है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, उसके अक्रॉस उस पर कितना चार्ज है। अच्छा देख लेते हैं कि C5 किसका इक्विवेलेंट है। C5 है इक्विवेलेंट C2 और C3 का, यहां से हमने निकाला था। ठीक है, तो C5 C2 और C3 का इक्विवेलेंट, इसका मतलब यह हुआ कि जितना चार्ज होगा C5 के ऊपर उतना ही चार्ज होगा C2 और C3 के ऊपर, क्योंकि C2 C3 दोनों सीरीज में है। ठीक है, C2 C3 सीरीज में है, तो जितना चार्ज होगा इन दोनों पे सेम चार्ज होगा, और उतना ही चार्ज होगा जितना इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे होगा। ठीक है, तो C5 पे पहले चार्ज निकाल लेते हैं, तो यहां पे हम निकाल लेंगे C5 पे चार्ज, तो C5 इक्वल टू ये लगा लेते हैं इक्वेशन, C5 इक्वल टू Q5 अपॉन V5, और हमें पता है कि V5 कितना है 100 वोल्ट, तो यहां पे Q5 आ जाएगा, C5 की वैल्यू कितनी है वो हमने निकाली थी, देख लेते हैं उसको, ये 100 पिको फैरेड ही, तो हाँ तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू V5 कितना है वो 100 ही है। ठीक है, तो ये कितना, ये भी उतना ही आ गया 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, इसका मतलब जो चार्ज होगा फिफ्थ कैपेसिटर पे वो होगा 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और यही चार्ज होगा किसके ऊपर, Q2 और Q3। क्योंकि Q2 और Q3 दोनों सीरीज में हैं और उनका इक्विवेलेंट C5 है। ठीक है, तो जितना चार्ज 2 और 3 पे होगा उतना ही चार्ज 5 पे होना चाहिए, क्योंकि 5 इज द इक्विवेलेंट ऑफ 2 एंड 3। ठीक है, तो चार्ज तो 2 और 3 पे निकल गया, तो ऐसे ही दोनों पे बराबर है सीरीज में, तो हम पोटेंशियल भी निकाल लेंगे इसके अक्रॉस, तो ऐसे लगा लेंगे इक्वेशन, सेकंड वाले पे लगा लेते हैं C2 इक्वल टू Q2 अपॉन V2, तो V2 कितना आ जाएगा, Q2 अपॉन Q2 कितना है 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, अपॉन C2 कितना है, C2 देख लेते हैं, ये 200। ठीक है, C2 है 200 पिको फैरेड, 200 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही सेम कहानी उसके लिए, C3 इक्वल टू Q3 अपॉन V3, और यहां पे देखो सब कुछ सेम है, चार्ज दोनों पे सेम है, Q2 और Q3 बराबर है, C2 और C3 भी बराबर है, तो देख लिया हमने 100, तो V3 उतना ही आएगा। ठीक है, तो V3 भी 50 वोल्ट आ जाएगा। तो हमने निकाल दिया चारों कैपेसिटर पे के अक्रॉस वोल्टेज,
और उन पे चार्ज। ठीक है, तो ये तरीका है। तो इसको देखो कैसे हमने किया। जब तक हम सर्किट को सिंपल नहीं बनाएंगे तब तक ये चीज़ें आसानी से हो नहीं पाएंगी। तो हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, बड़े सर्किट को थोड़ा छोटा करते चले गए, जिससे कि हम उस छोटे सर्किट से वापस जाएं। जैसे कि इस छोटे सर्किट से हम वापस गए चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो ये तरीका हम लगा सकते हैं किसी भी बड़े सर्किट में जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज और पैरेलल में। तो ये एक तरीका हो सकता है कि सीरीज में देखना है हमको चार्ज सेम रहेगा, पैरेलल में होगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 26वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका एरिया दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ईच एंड आर सेपरेटेड बाय 2.5 mm, मतलब जो इनके बीच में डिस्टेंस है d, उसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 mm, मतलब 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब बोल रहा है द कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ 400 वोल्ट सप्लाई। मतलब इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, 400 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब ये पूछ रहा है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ए पार्ट है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। मतलब हमको एनर्जी निकालनी है सिंपल। तो एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमको, W इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हाफ CV²। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या हाफ या Q²/2C, कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम ये लगा लेते हैं क्योंकि हमें V पता है, तो ये फॉर्मूला ठीक रहेगा। C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पहले हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं। C क्या होता है A∈0/d। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं 90 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ε0 कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय d कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के यहाँ रख देंगे, v की वैल्यू रख देंगे, तो आ जाएगा हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ 90 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁻3। अब v कितना है 400, तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हमारा आ जाएगा 2.55 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो ये हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आ गया, पहला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U, hence arrive at a relation between U and the magnitude of electric field between the plates। तो देखो इसमें बोलना चाह रहा है कि हमको निकालनी है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। मतलब ये हम पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो जो भी एनर्जी होती है और डिवाइड कर दें अगर उसे वॉल्यूम से, तो एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। तो हम पढ़ चुके हैं, इसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। कितना होता है एनर्जी डेंसिटी, इसने U माना तो हम भी U मान लेते हैं। हमने पढ़ा है फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है ε0 E²/2। तो इसका हम डिराइव भी कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हो उसको। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेशन निकालना है, तो हम रिलेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले। तो इसमें हमको ये ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये निकालना है, हमको एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ε0 पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कैपेसिटर के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन ε0।
ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया और फिर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहां पे हम चार्ज कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये वो फॉर्मूला लगा लेते हैं सिंपल, C इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू सी वी। अब इस Q को हम यहाँ डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सी वी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस E इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ डाल देंगे तो स्मॉल u आ जाएगा, इस एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर मतलब C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो एक एप्सिलॉन नॉट तो कट गया, ठीक है, क्या बचा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन ए, 2 भी तो है यहाँ पे, हाँ 2 भी आएगा, 2, तो 2a स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू हमको पता है तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। C की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 3.18 इंटू 10 की पावर -11 फेरेड। ठीक है, तो उसको हम यहाँ डाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.18 इंटू 10 की पावर -11 का स्क्वायर इंटू V कितना दे रखा है, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी, 400 वोल्ट की, तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अपॉन 2, एरिया कितना है 90 इंटू 10 की पावर -4 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 की पावर -3 जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एनर्जी डेंसिटी, इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है ना, तो इस वजह से। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और उसने और कुछ खास बोला नहीं है, बस यही बोला है ऑब्टेन द रिलेशन, अराइव एट अ रिलेशन बिटवीन यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो हम जानते ही हैं ये होता है, और इसको हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, जब हमने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी तो हमने डिराइव कर लिया था। तो ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। मतलब एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेरेड का, जिसको हमने 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, मतलब चार्ज कर दिया, बोल रहा है चार्ज कर दिया मतलब जोड़ रखा है उसको। ठीक है, तो इस पर कुछ चार्ज आ गया होगा। तो ये कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। अब यहां से इसको हटा दे तो उसके ऊपर चार्ज तो हो कुछ, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, क्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो C कितना है 4 माइक्रोफेरेड है, और Q कितना है, Q तो निकालना है हमको। अब V कितना है 200, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 माइक्रोकूलम। ठीक है, अभी इसको माइक्रो ही रहने देते हैं, 800 माइक्रोकूलम आ गई चार्ज की वैल्यू, चार्ज इसके ऊपर जो चार्ज होगा। अब बोल रहा है कि इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, यहां से इसको हटा लिया, एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। अब इसको हटा के क्या किया, 4 माइक्रोफेरेड को हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया ऐसे। तो ये 4 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर है जिसके ऊपर चार्ज कितना था, ये Q था। ठीक है, Q और -Q मान लो, चलो ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है। अब जब आपने दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ा जो कि 2 माइक्रोफेरेड है, इसके साथ जोड़ दिया, अब क्या होगा, अब ये चार्ज थोड़ा बहुत फ्लो हो जाएगा, कुछ होगा। ठीक है, ऐसे जोड़ दिया उसने बोला है, और आगे बोलता है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब बोल रहा है कि कितनी एनर्जी हीट में निकल जाएगी। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि जब हम ये इसके अंदर एनर्जी थी कितनी शुरू में, तो शुरू में एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं W1 इक्वल टू, इसको हम C1 ले लेते हैं, C1। ठीक है, और ये Q रहने देते हैं,
तो एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी शुरू में इसके 4 माइक्रोफेरेड के अंदर, ये हो जाएगा हाफ CV², हाफ C1 V² हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, हाफ C1 की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफेरेड, 4 इंटू माइक्रो ही रहने देते हैं अभी, 4 माइक्रो इंटू V कितना है 200, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 0.08 जूल, ये आ जाएगी एनर्जी जो कि स्टोर होगी इस कैपेसिटर के अंदर शुरू में। ठीक है, अब जब इसको हटा के यहाँ से डिस्कनेक्ट करके हम 2 माइक्रोफेरेड के साथ जोड़ देंगे, तब क्या होगा, तब इस पे जो चार्ज होगा थोड़ा सा चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है अब Q, ये Q थोड़ा सा इस पे चला गया Q, और यहाँ पे माइनस Q। ठीक है, तो यहाँ से निकला ही तो होगा, तो Q माइनस Q ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q माइनस Q, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज यहाँ से निकल के इस वाली प्लेट पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और इस पे आ जाएगा माइनस Q प्लस Q इस वाली प्लेट पे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको माइनस Q प्लस Q। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज आता है ना दूसरी वाली प्लेट पे, एक चार्ज अगर एक प्लेट पे इतना चार्ज आया तो दूसरी प्लेट पे इसी का नेगेटिव आ जाता है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि थोड़ा सा चार्ज चल के इधर चला गया, तो अब हमको निकालना है कि अब इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी एनर्जी इसके अंदर होगी 4 माइक्रोफेरेड के अंदर, थोड़ी सी एनर्जी इस 2 माइक्रोफेरेड के अंदर स्टोर होगी, तो वो हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो अब लिख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये पहले हमें स्मॉल क्यू निकालना पड़ेगा। स्मॉल क्यू निकालने के लिए हमें पता है कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो फिर सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू, हमें पता है कि V इक्वल टू Q/C होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तरफ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, वो कितना होगा, वो होगा Q माइनस, ऐसे दोबारा लिख लेते हैं इसको, V इक्वल टू Q/C होता है, और Q/C इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पे चार्ज कितना है अब Q माइनस Q अपॉन 4 माइक्रो। ठीक है, इक्वल टू इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वही Q/C होगा। इस पे Q कितना है स्मॉल q, अपॉन इस पे C कितना है 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो अब ये माइक्रो तो कट गया, और 2 से भी ये भी 2 से कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा Q माइनस Q इक्वल टू 2Q। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Q/3, तो ये आ जाएगा हमारा Q, कैपिटल Q में पता है 800 माइक्रो कूलम है, तो ये 800 माइक्रो बाय 3 कूलम, ये आ जाएगा चार्ज जो फ्लो करके जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अब फाइनली इस पे एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो भी निकाल लेंगे। तो एनर्जी स्टोर करने कितनी होगी, फॉर्मूला वही है, W2 ले लेते हैं जो फाइनल एनर्जी स्टोर होगी दोनों के अंदर। तो हम अब फॉर्मूला लगा लेंगे हाफ Q²/2C। तो एक इस वाले कैपेसिटर पे, इस वाले 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर पे एनर्जी का फॉर्मूला वो लगा लेंगे Q²/2C, और Q कितना होगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल Q माइनस स्मॉल q का स्क्वायर बाय 2 इंटू 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब प्लस दूसरे वाले कैपेसिटर में भी कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी, तो वो भी Q²/2C लगा लेंगे। तो उस पर चार्ज तो Q है, तो Q² स्मॉल q का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू उसका C कितना है, उसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो। ठीक है, तो अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वैल्यू कितनी है। Q माइनस Q कितना है, देखो Q माइनस Q 2Q के बराबर है, और 2Q कितना 1600 माइक्रोकूलम बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1600 माइक्रो बाय 3 का स्क्वायर, फिर ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय 8 माइक्रो, ये वाला 8 माइक्रो आ जाएगा। Q माइनस Q जो है उसकी वैल्यू हमने 1600 माइक्रो बाय 3 लिख दी। कैसे लिख दी, क्योंकि हमें पता है Q माइनस Q, वैसे भी करके देख लो, कैपिटल Q पता है 800 और स्मॉल q पता है 800 बाय 3 माइक्रोकूलम, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 1600 बाय 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये आ गया, और प्लस दूसरे वाला चार्ज कितना है, ये तो उतना ही है 800 बाय 3 माइक्रो, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रो। ठीक, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या क्या आ सकता है, ये आ जाएगा W2 इक्वल टू 800 माइक्रो बाय 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉमन।
और साथ में नीचे से आ जाएगा 4 माइक्रो भी कॉमन आ जाएगा। तो इसमें ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 + 1, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इस सब को, अच्छा ठीक है, इसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम जब हमने 4 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड को ऐसे जोड़ दिया था। तो अब एनर्जी अब कितनी हुई, इतनी एनर्जी हो गई, पहले कितनी थी W1 थी। तो एनर्जी का जो लॉस होगा वो कितना होगा, एनर्जी लॉस्ट इन हीट, हीट में जो एनर्जी लॉस हो जाएगी वो हो जाएगी W1 - W2, ठीक है। W1 हम निकाल चुके हैं 0.08 जूल, और माइनस क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.053 जूल, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.053 जूल, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये माइनस करके आ जाएगा 0.027 जूल, ठीक है। तो ये एनर्जी लॉस हो जाएगी, पहले ज़्यादा एनर्जी थी, अब एनर्जी स्टोर जो है कम हो जाएगी। तो जो कम हुई, मतलब पहले कितनी एनर्जी थी 0.08, अब कितनी हो गई 0.053, तो बाकी कहाँ गई, बाकी चली गई हीट के अंदर। जो सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो होगा ना, चार्ज फ्लो होते हुए करंट भी फ्लो होता है थोड़ी देर तक। तो जैसे ही चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो कहाँ से होगा, चार्ज फ्लो देखो यहाँ से हुआ था ना, जब हमने 4 माइक्रोफेरेड को 2 माइक्रोफेरेड से जोड़ा तो थोड़ा सा चार्ज इस पर फ्लो हो गया, तो चार्ज फ्लो हो गया तो थोड़ा सा करंट फ्लो हो जाता है थोड़ी देर तक, और फिर जब करंट फ्लो होता है तो फिर वो सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो उस रेजिस्टेंस से थोड़ी सी हीट डिसिपेट होती है, तो वही हीट है ये, वही वो उतनी एनर्जी लॉस में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने जो निकाला था, ये क्वेश्चन कौन सा था, 26वां क्वेश्चन था, इसमें हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी ना। तो यहाँ पे देखो 2 × एरिया का स्क्वायर है, तो हम एरिया का स्क्वायर करना भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको स्क्वायर करना चाहिए और उसके बाद कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब u की वैल्यू आ जाएगी, सही वैल्यू आ जाएगी 0.112 जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये छोटी सी गलती थी, इसको हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये 28वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू ½ Q × E, where Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the origin of the factor ½। मतलब ये बोल रहा है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है कुछ, ये +Q मान लेते हैं, इस पे -Q मान लेते हैं। तो प्लस तो ये ऐसे ही फैला होता है इसके ऊपर, ठीक है, और माइनस वाला ऐसे फैला होता है बराबर, ठीक है। और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E ले लेते हैं। तो अब इसके ऊपर इसने बोला है कि जो प्लेट के ऊपर फोर्स लगता है, दोनों प्लेट के ऊपर, वो इतना लगता है। ये हमें शो करना है कि ½ × Q × E इतना फोर्स लगता है दोनों प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस प्लेट की बात करते हैं, या फिर इसकी बात कर लेते हैं, इस प्लेट की जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। इस प्लेट पे कितना चार्ज है Q, और इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये जितनी भी E है, क्योंकि E तो यूनिफॉर्म है ना। इस प्लेट के सरफेस से, मतलब पॉजिटिव वाली प्लेट के सरफेस से नेगेटिव वाली प्लेट के सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और हमें पता है कि जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई चार्ज हम रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है Q × E, ठीक है। ये इसमें एक चीज ये मेंशन की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो इसको हम अभी रहने देते हैं, अभी नहीं लिखते। अभी मान लेते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इस प्लेट के ऊपर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, इस चार्ज के ऊपर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, इस दूसरे चार्जेस की। देखो हम पढ़ चुके हैं ना,
अगर यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है तो Q2 के ऊपर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी? Q1 की। और Q1 के ऊपर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी? Q2 की। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्लस Q वाली जो प्लेट है उसके ऊपर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी? -Q वाले की। ठीक है, तो -Q वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये मतलब ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स ऑन पॉजिटिव Q will be due to electric field of -Q। ठीक है, तो यही है। तो फोर्स कितना लगेगा? जो भी लगेगा F इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q कितना होगा? अब देखो, एक प्लेट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? हमें पता है कि एक चार्ज शीट के आउटसाइड के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वैसे ही सिर्फ -Q जो है वो भी एक चार्ज शीट की तरह फैला हुआ है, तो उसकी वजह से इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लेट। ठीक, और ऐसे ही सिमिलरली माइनस वाले के ऊपर भी फोर्स इतना ही होगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हम निकाल चुके हैं, कितनी? सिग्मा अपॉन बिटवीन द प्लेट्स कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसको इसने E बोल दिया। ठीक है, E बोल दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, इसको E' ले लो यहाँ पे, ये हमने एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे E जो लिया है इसने, वो बोला है कि इसके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, तो दोनों प्लेट्स के जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों की वजह से होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों प्लेट्स की वजह से लेनी पड़ेगी। लेकिन जब हम फोर्स निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक प्लेट की वजह से लेनी पड़ेगी। तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों प्लेट की वजह से जो बीच में होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे हम वैल्यू रख देंगे F इक्वल टू Q इंटू E अपॉन 2। ठीक है, तो फोर्स ऑन अ प्लेट, कोई भी प्लेट हो सकती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगी वो होगा, फोर्स लग जाएगा Q इंटू E/2। ठीक है, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये माइनस वाली जो प्लेट है इसकी वजह से है। ठीक है, और ये जो हमने निकाला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जो कि दोनों की वजह से लेनी पड़ती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक प्लेट की वजह से लिया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसने दे रखी है E, वो दोनों प्लेट की वजह से है। इसीलिए यह फॉर्मूला Q इंटू E/2 आया। ठीक है, अब उसने देखो क्या बोला है, उसने बोला है कि एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द फैक्टर हाफ। तो वही है उसका, इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है कि अगर हम एक प्लेट को कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट ओनली। ठीक है, जो कि माइनस वाली प्लेट है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। और जो यहाँ पे जो इसने E रखा हुआ है वो रखा हुआ है दोनों प्लेट की वजह से। तो हम जो फोर्स लगाएंगे, वो जो फोर्स लगेगा एक प्लेट पे, वो तो दूसरे प्लेट की वजह से लगेगा ना। तो दूसरे प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट आधी है। आधी किसकी है? आधी है कि जो दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी आधी। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट की वजह से है, और जो E उसने लिया है ये दोनों प्लेट की वजह से लिया है, इसीलिए ये हाफ फैक्टर आ गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और यहां पे हमारा लेक्चर हो गया खत्म। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।